नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल के 2 दिन के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के 2 दिन के दौरे पर हैं और यात्रा का उद्देश्य परस्पर विश्वास की बहाली को करना है। प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल की तीसरी यात्रा है, लेकिन नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मोदी साहब की ये पहली नेपाल यात्रा है। नेपाल के इस दौरे को अपनी सरकार की पड़ोसी सर्वप्रथम नीति का हिस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल एक नए युग में प्रवेश कर चुका है और भारत हमेशा उसका साथ देगा। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जानकी डिप्लोमेसी के सहारे दोनों देशों के रिश्तों को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। समझेंगे अपने कार्यक्रम में कि असल में भारत और नेपाल के रिश्ते सांस्कृतिक तौर पर मजबूत होते हैं तो उसका असर कहां पर क्या होगा और इस 2 दिन के दौरे का खास एजेंडा क्या है और उसकी दिशा कैसी दिख रही है। हमारे साथ खास मेहमान है प्रोफेसर एस डी मुनि साहब, विदेश मामलों के जानकार हैं। स्वागत है सर। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा साहब हैं, पूर्व राजनयिक, आपका भी स्वागत है सर। स्मिता शर्मा हमारे साथ है, उप संपादक द ट्रिब्यून से, स्मिता आपका भी स्वागत है। गोपाल झा साहब जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नेपाल से। शुरुआत में मुनि साहब से करना चाहता हूँ, ये 2 दिन का दौरा और जिस तरीके से उनका तीसरी यात्रा है, लेकिन ओली साहब के आने के बाद पहली यात्रा, काठमांडू की बजाय यात्रा की शुरुआत चाणक्यपुरम से, क्या इसका महत्व आप देखते हैं? और ये जो कूटनीतिक मैं कहूँ कि एक रास्ता है, ये क्या कहता है? जैसा आपने ठीक कहा कि एक तो संस्कृति पे जोर है और संस्कृति से, जैसा मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा कि बिना नेपाल के हमारी आस्था अधूरी है, बिना नेपाल के हमारा इतिहास अधूरा है, और बहुत अच्छा कहा उन्होंने, बिना नेपाल के हमारा राम अधूरा है। तो ये शायद नेपालियों को याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे सनातन से संबंध है, हमारे संबंध जो आजकल भूगोल और आर्थिक बात तक सीमित रहते हैं, वहाँ तक नहीं है, उससे दूर है। लेकिन उसके साथ ही साथ देखिए, कोई भी 2 देशों के संबंध खाली इतिहास और पुरातन को लेकर नहीं चल सकते हैं जब तक उसको वर्तमान और भविष्य से नहीं जोड़ा जाए। और मैं मानता हूं कि जो मोदी जी की यात्रा का प्रयास है और जो ओली साहब को यहाँ बुलाया गया था उस वक्त भी प्रयास है कि भारत और नेपाल एक दूसरे से वर्तमान में जुड़ें और भविष्य में जुड़ें। और इसीलिए जो योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए या एग्रीकल्चर को ले लीजिए या तेल पहुंचाने की बात को ले लीजिए, ये सब वर्तमान और भविष्य से नेपाल और भारत को जोड़ने का प्रयास करेगी। इस सब में मोदी जी कहाँ तक सफल होते हैं नेपालियों को ये समझाने के लिए कि वो हमें अलग नहीं समझे, हम उनके अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये जो नया युग है डेमोक्रेसी का नेपाल में, उसके साथ हम सतत तैयार रहेंगे। तो मैं एक बात और जोड़ दूं कि ये मोदी जी की जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है उसका भी एक नया युग है और एक नए तरीके से पड़ोसियों को पहुंचने की कोशिश की जा रही है। श्रीकांत सर, आपके नज़रिए से इस यात्रा की, क्योंकि बेहद अहम यात्रा कही जा रही है और जब हम मोदी साहब के आज के भाषण को सुने, नेबरहुड फर्स्ट की जब वो बात कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच जो है वो सांस्कृतिक गलियारे के जरिए, कूटनीतिक गलियारा या फिर देशों में जो खटास थी उसको दूर करने की कोशिश क्या देखा जाए? हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि वो जो सांस्कृतिक अंतःसलीला है भारत और नेपाल के बीच में, प्रधानमंत्री उस पर डुबकी लगा रहे हैं और वो अपने आप में बड़ी उसकी सत्ता है। क्योंकि जैसा आप जो पिक्चर्स आ रही हैं जनकपुर से, उसको देख के लगता है कि वहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं वो प्रधानमंत्री के आगमन से बहुत खुश हैं, उनका स्वागत अच्छी तरह हुआ है और जो कुछ भी निकल के आ रहा है वहाँ से वो बड़ा मतलब आश्वस्त करता है हमको कि जो हम लोग हमेशा से मानते आए हैं कि भारत और नेपाल के बीच में एक गहरा सांस्कृतिक संबंध है, गहरा आध्यात्मिक संबंध है, वो बाकायदा है और वो फिर से एक बार उभर के आया है। ये मुझे लगता है, एकदम जो तस्वीरें देखी उससे ऐसा लगता है। और प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छी तरह से सूझबूझ के सुलझे हुए रूप से आगे बढ़ते हैं। तो उनका जो जनकपुर के मंदिर से शुरुआत की है, और आपको याद होगा कि 2014 में भी वो यही करना चाहते थे, लेकिन उस समय जो तत्कालीन सार्क समिट था उसकी जो आवश्यकताएं थी, अनिवार्यताएं थी, उनको देखते हुए वो नहीं कर पाए थे।
तो एक तरह से उनको जनकपुर जाने का फिर से एक बार जो उन्होंने अपना बीड़ा उठाया, वो अपने आप में एक दूसरी महत्ता की तरफ इंगित करता है। और फिर उन्होंने जो शुरू किया, जो सर्किट, रामायण सर्किट की बात की है और अयोध्या और जनकपुर को ट्विनिंग की बात है, तो ये सब फिर से उसको वो जो हमारी जड़ें हैं उनको संचित करने की बात कर रहे हैं। तो ये भारत नेपाल संबंध को एक गहरे जाके मजबूत करने की बात है। स्मिता, क्योंकि आप नेपाल को हम सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं, वहाँ की धड़कन को, ये जो रामायण सर्किट जिसके ज़रिए मैं कहूँ कि शायद इस डिप्लोमेसी के टूर की शुरुआत हुई है, नेपाल के नज़रिए से, वहाँ के लोगों के नज़रिए से, ये कितना गहरा जा सकता है, दिलों तक पहुँच सकता है, ये दूरी है उसको मिटाने में कितना कारगर नेपाली नज़रिए से देखूँ मैं? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो सकता है और यहाँ मैं सारे बातों से इत्तेफाक नहीं रख सकती हूँ एम्बेसडर शर्मा साहब ने जो बातें कही, क्योंकि यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं। जनकपुर से जो इस यात्रा की शुरुआत की, ये सही कह रहे हैं शर्मा जी की एम्बेसडर साहब कि 2014 में भी वो इस यात्रा में जाना चाहते थे, नहीं जा सके थे और उस बात को लेकर उनको उस वक्त काफ़ी निराशा भी हुई थी। दो सिग्निफिकेंस हैं इसकी। एक, जनकपुर प्रोविंस नंबर 2 में आता है नेपाल में, जहाँ पिछले साल जब ऐतिहासिक चुनाव हुए हैं, ये एकमात्र वो प्रांत है जहां जो मधेसी पार्टियां हैं, SSFN और RJPN, इनकी सरकार बनी है। तो मधेसी पार्टियों के एक सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी KP ओली साहब के साथ यहाँ पर खड़े थे नरेंद्र मोदी साहब का स्वागत करने के लिए। तो ये इसलिए अहम है क्योंकि याद हो कि जब मधेसी आंदोलन हुआ था नेपाल के नए संविधान को लेकर, उसमें भारत ने समर्थन किया था मधेसियों का, और उसके बाद जो पूरा का पूरा किस्सा जो देखने को मिला, जिसके बाद इकोनॉमिक जो ब्लॉकेट देखने को मिली, भारत सरकार कहती रही कि हमारी कोई भूमिका नहीं है ब्लॉकेट के पीछे, मधेसियों की वजह से एक आंदोलन चल रहा है तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन नेपाल की लोगों को जो दिक्कतें हुई, गैस, दूध सप्लाई, जिसकी यादें आज भी ताज़ा हैं लोगों के, वो भले ही टीवी पर आ रहे इमेजेस में नजर ना आ रही हो, लेकिन आप ऑनलाइन मीडिया में कहीं भी चले जाएं, सोशल मीडिया पर चले जाएं, अभी भी बाकायदा उस तरह के हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी को याद दिला रहे हैं कि 2014 में हमने आपका जोशो खरोश से स्वागत किया था, लगा था कि सही में जो है एक बहुत नई ऊर्जा नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ ब्लॉकेड, उसके जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। दूसरी बात है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ सांस्कृतिक संबंध नहीं, इसमें एक धार्मिक जो जड़ें हैं वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 2019 में भारत में भी चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और आप जब राम की बात करते हैं, सीता की बात करते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जनकपुर भी जा रहे हैं, मुक्तिनाथ भी जा रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेते हुए थोड़ा मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को आगे चलकर पता चल पाएगा कि प्रतिक्रिया क्या आई है वहाँ के लोगों की। गोपाल झा साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नेपाल काठमांडू से इस वक्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोपाल जी, भारत के साथ जो रिश्ते नेपाल के रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत, मैं सांझी विरासत कहूँ, वो दिखती है, और जिसको एक बार फिर से पुनर्जीवित या ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश आज पहले दिन नरेंद्र मोदी साहब की ओर से की गई है। नेपाल में इसका किस तरीके से वहाँ पर रिएक्शन है और नेपाल की जनता खास तौर पर इस दौरे को कैसे देख रही है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि नेपाल में जो ये संघीयता जो अभी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कुछ ही महीने पहले की बात है, तो उसमें जो नरेंद्र मोदी जी प्रदेश नंबर 2 की राजधानी से जो नेपाल में एंटर किए हुए हैं, तो इसके तहत एक बहुत बड़ा उत्साह भी दिखा गया लोगों में कि जो जिस संविधान के बारे में लोगों का अपेक्षा था कि भारत के दिल से इसको एक्सेप्ट करें, और उस चीज के वो थोड़ी भाषा में थोड़ा सा अलग था, जो नहीं हुआ था, लेकिन उससे कहा गया कि नहीं, भारत के जो प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने फेडरलिज्म को भी सह स्वीकार किया है, और ये भविष्य के बारे में भी बातें चर्चा होने लगे हैं यहाँ पे कि नहीं, ये फेडरलिज्म सस्टेन करेगी। कम से कम भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश नंबर 2 की राजधानी आए, यानी पहले एक राजधानी हुआ करता था, अब 7 राजधानियां हैं, फिर एक सेंट्रल कैपिटल भी है जो आप जानते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एक अलग तरीके का उत्साह है। पहली बार जो नेपाल आए थे, फिर दूसरी बार भी आए, ये उनका तीसरी बार विजिट है नेपाल में। तो आप एक 2015 साल से एक सो कॉल्ड ब्लॉकेट कह सकते हैं उसे, इकोनॉमिक ब्लॉकेट, तो उसके बाद की जो रिएक्शन है यहाँ पे मिश्रित है। देखिए, जो पहले वाला जो उत्साह था उसमें जो एक यूनानिमस जो दिखा गया था कि नहीं, सब मिल के उनको स्वागत करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक तबका ऐसा है जो कहते कि नहीं, हमने ब्लॉकेट को नहीं भूला है, नहीं हम भूल नहीं पाए हैं। तो कहने का कुछ तो उत्साह भी है लोगों में,
और कुछ जो एक नाराजगी भी है, दिखी भी है कई जगह पे, तो आप इसे कह सकते हैं। लेकिन सरकारी स्तर पर देखा जाए तो उनके जो सरकार में अगर उनको जो एक रिसेप्शन मिला है, वो आप रिगार्ड मिला, उसमें कहीं कोई खामियाजा नहीं दिखा गया है और बहुत जोर तोड़ के साथ उनको बहुत वार्म वेलकम मिला है नेपाल में, मेरे ख्याल से। ओके सर। मुनीष साहब, जो रोड मैप दिख रहा है रिलेशन को लेकर, और जिस तरफ अब मैं कहूँ कि भारत बढ़ रहा है और नेपाल से उम्मीद हो रही है, उसकी दिशा और जो एलिमेंट मैं कहूँ वो क्या नज़र आ रहे हैं? देखिए, दिशा उसकी इस पे निर्भर करेगी कि जो हम कह रहे हैं उसको वास्तविकता में परिणित करें। जब तक डिलीवरी प्रॉमिस को डिलीवरी रियलिटी में नहीं बदलेंगे तो ये जो इरादे हैं सारे वो बाद में ख़त्म हो जाएंगे। यही हुआ था। आप याद दिलाता हूँ आपको, 2014 में जब मोदी जी वहाँ गए थे तो उन्होंने ये वादा किया था, आपको याद होगा, 1-2 एग्रीमेंट्स में उन्होंने टाइम लाइन लगाने की कोशिश की, 45 दिन में ये होगा, 40 दिन में ये होगा, और वो सब हुआ नहीं उसके बाद में। तो अभी भी मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ओली की ये कोशिश है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम से चले और जैसा वादा किया जा रहा है उसको निभाया जाए। लेकिन उसका बहुत बड़ा दारोमदार इस बात पे निर्भर करता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी। और हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं, सिर्फ नेपाल की, बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ अटके हुए हैं जहाँ ज़मीन नहीं मिल रही है, और मोदी जी ने इंगित किया उस बात को। कहीं न कहीं जो चिट्ठी लिखी उन्होंने कल परसों, उसमें उन्होंने साफ अंडरलाइन किया था। तो जब तक जो कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स के प्रोमिसेस हैं उनको रियलिटी में नहीं अगर हम बदल पाए 1 साल या 1.5 साल में, तो ये सारी कोशिश, जो चाहे सांस्कृतिक ट्रैक से आप जाइए, चाहे सिविलाइजेशनल ट्रैक से जाइए, चाहे आप डेवलपमेंटल ट्रैक से जाइए, अभी कुछ कह दीजिए, लोगों का विश्वास उसमें जमेगा नहीं। कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्यार का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो अगर आपने जो मोहब्बत का रिश्ता है वो लड़खड़ा गया है, तो वो जब तक पूरा नहीं होगा जब तक वापस विश्वास की बहाली नहीं हो। और वो विश्वास की बहाली इस आधार पर होगी कि जो हम कह रहे हैं वो निभाते हैं कि नहीं निभाते। शिलकान जी, 2 चीज़ें और जो मुनीष साहब ने कहा बहुत अहम है कि हम जो वादा कर रहे हैं उसको ज़मीन पर कितनी तेज़ी के साथ उतार पाते हैं, और वाकई वो हुआ वही है जो हमने परिकल्पना की, सोचा, या फिर उससे कहीं दूर छिड़क कर खड़ा होता है। और दूसरा ये कि नेपाल की ज़रूरतों के लिहाज से हमने हाल के कुछ वर्षों में जो कदम उठाने थे, क्या उसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ पाए हैं या अभी भी वहाँ पर एक फासला है? नहीं, अब देखिए, ये जो है ये बात अपने आप में अहम है, पर ये जो परस्पर विश्वास है उस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि अगर परस्पर विश्वास में थोड़ा सा भी चोट हो जाएगी तो फिर वो काम एक मिलके जो करने का है उसमें असर पड़ेगा। तो जो मुनीष साहब ने जो रहीम की बात की वो वाकई आज के संदर्भ में, मतलब इस शताब्दी में, पिछली शताब्दी में वो वुंडेड सिविलाइजेशन किताब थी उसकी, नायपॉल की, तो उन्होंने ये कहा था कि ये पूरा जो समाज है ये थोड़ा सा अंदर से काफ़ी छत है, वुंडेड है। ये मुझे हर बार लगता है, इसलिए इसको हमेशा सहला के जो हम लोग मिलते हैं, जो अपने जो जन के रूप में मिलते हैं, उसमें सहलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इतिहास ने काफ़ी जख्म दिए हैं, तो इसलिए वो सहलाना बहुत ज़रूरी है। तो अब पहले विकास के नाम पे और बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की गई 14 से लेकर अब तक, अगर आप देखें तो इतनी सारी चीज़ें ज़मीन पे हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम में एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर बड़े भारी पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इन सब के लिए लगातार भारत का प्रयास रहा है, और एक तरह से कह लीजिए कि एक डिप्लोमेटिक कम इकोनॉमिक ऑफेंसिव है कि नेपाल, हम तैयार हैं आपके साथ करने को। लेकिन अब कुछ घटना, जैसे वो 14 की विजिट के बाद अर्थक्वेक आ गया, तो उसके कारण परेशानी होनी थी। तो अर्थक्वेक इतना भयंकर था कि उसने चीज़ों को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। उसके बाद चुनाव आ गए उनके यहाँ और वो राजनीति बदल गई। तो ये सब को पूरे अगर आप समग्र रूप से देखें तो फिर समझ में आएगा कि फिर हमको कोशिश करना चाहिए। तो वो जिसको कहते हैं, मैं रहीम का एक और भी तो है वो कि उसमें वो कहते हैं कि बार बार जोड़िए, जो हो जाता है तो बार बार जोड़िए।
अब वो मुझे एकदम से याद नहीं आ रही लाइन, लेकिन वो ये है कि अगर आपके जो रहीमन सहीमन सुजन मनाइए, वो एक है कि जो सुजन है आपके उनको बार बार मनाइए। तो एक बड़े हम्बल वे में, और मैं जो देख रहा हूँ अभी तक जो भाषा निकल के आ रही है प्रधानमंत्री के उससे, और जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें एक ये सहजता है और एक किस्म का जोड़ने की कोशिश है। अच्छा, दूसरी मैं स्मिता से की बात से एक और कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री सिर्फ जनकपुर नहीं जा रहे हैं, काठमांडू जाके भी वो पशुपतिनाथ जा रहे हैं, जो कि अपने आप में उनका वाराणसी के साथ जो संबंध है, और फिर मुफ्तीनाथ जा रहे हैं। तो ये तीनों जो तीर्थ स्थान हैं, इनका पूरे नेपाल में एक अपना महत्व है। तो उसको जो पहले, अब शुरुआत जनकपुर से क्योंकि सबसे पहले पड़ता है, तो उसको मेरे ख्याल से वो जो पिछले 2 वर्षों की राजनीति थी उससे जोड़ना मेरे ख्याल से एक सायास है। चलिए स्मिता, एक और चीज़ समझना चाहूँगा जो कहा शीलकांत जी ने कि जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स अलग अलग फील्ड में इंडिया की ओर से इनिशिएट लिए गए हैं, काम चल रहा है, कुछ फाइलों तक सीमित है, जैसे कि मुनी साहब ने कहा कि इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो कि और जिसकी ज़रूरत इस वक्त नेपाल को भारत की ओर से चाहिए, और जिसकी तरफ कदम इस यात्रा के दरमियान या 2 दिन के दरमियान आपको लगता है कि उम्मीद है होने की? देखिए, केपी ओली जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले विदेश दौरे में भी भारत आए हुए थे, तो उस दौरान जो बातें हुई हैं उनकी दिशा सही नजर आती है, मंशा सही नजर आती है। जिस तरह के समझौतों की भारत ने बात की है, इनलैंड वाटरवेज की, वो अगर हो पाता है तो निश्चित रूप से वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अरुण 3 जो पनबिजली परियोजना है 900 मेगावाट की, ये भारत का सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट होगा पूर्वी नेपाल में, जिसकी ज्वाइंटली इनॉग्रेशन हो रही है काठमांडू में। लेकिन हर चीज़ के लिए एक टाइम बाउंड कर देना उसका बहुत ज़रूरी होगा। भारत ने जिस रेल लिंक की बात की है रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिए, देखिए जब रेल लिंक की बात हो रही थी तो वहाँ से जो लोग जो स्केप्टिक हैं उनकी तरफ से सवाल किया जा रहा था कि भाई आज तक आपने जो पोस्टल तराई रोड है उस पर काम कितना बड़ा है जिस पर इतनी चर्चा हो रही थी। तो रेल लिंक पर अभी हमारे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात हो रही थी भारत में, जिनका कहना था कि हमारी उम्मीद है कि एक समझौता हो जाएगा, क्योंकि सर्वेयर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगले साल तक कम से कम अगर सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाए तकनीकी स्तर पर, तो उसके बाद हम काम शुरू कर सकेंगे। देखिए, ये ज़रूरी है कि आप अपने वादों पर एक नियमित रूप से काम भी करें और उसको पूरा करें, क्योंकि आप एक बड़ा देश हैं इस पूरे नेबरहुड में और आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि नेपाल की अंदरूनी जो सियासत रही है उसने भी काफ़ी दिक्कतें राह में पैदा कर दी हैं। भाई आप पिछले 1 दशक में, मतलब मुझे याद है नेपाल के उन चुनावों में जब माओवादी मुख्य धारा में आए, उन चुनावों की जीत के बाद मैंने प्रचंड साहब का सबसे पहले इंटरव्यू किया था नाश्ते के मेज़ पर बैठकर, और उस वक्त जो एक जोश नज़र आया था पिछले 1 दशक में वो काफ़ी हद तक फीका पड़ गया, क्योंकि खुद नेपाल के जो नेता हैं बार बार प्रधानमंत्री बदलते रहे, 9 महीने से 1 साल के अंदर में एक म्यूजिकल चेयर बनकर खड़ा हो गया। इस वक्त केपी ओली और नरेंद्र मोदी के बीच में जो समानता नजर आती है कि दोनों मजबूत नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं, तो भारत को भी उम्मीद है कि अगर वहां एक सरकार बनी है जिसकी 2/3 जीत के साथ जो है वहां पर मजबूती नजर आ रही है, तो वो भी थोड़ी अपनी ओर से भी चुस्ती दिखाएंगे, थोड़ी एक पॉलिटिकल पुश देंगे कि जो प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं आप कैसे उनको जो है जल्द से जल्द आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो जहां तक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का सवाल है, ये तो ताली दोनों हाथ से बननी पड़ेगी। लेकिन जैसे भारत की तरफ से काफी ऐसे लाइन ऑफ क्रेडिट्स वगैरह, लोन वगैरह जो घोषणा किए गए हैं, उसको लेकर कल जब वहां के कुछ पूर्व प्रधानमंत्री और नेताओं की मुलाकात हुई थी, नेपाल की अंदरूनी मुलाकात, उसमें यह कहा गया था कि इन पूरी प्रक्रिया में इतनी पेचीदगियां होती हैं कि इसकी सरलीकरण की जरूरत है, क्योंकि वो पैसा अभी तक पहुंचता नहीं है, वो कागजों में ही टिका हुआ है। चलिए स्मिता, रुक करते हैं इस वक्त सीधे हम काठमांडू, जहां पर इस वक्त ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी और दोनों ही जो नेता हैं इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, और हम सुनते हैं कि क्या बड़ी बातें इस शिखर वार्ता के बाद सामने आ रही हैं। मीडिया के सभी साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री जी तपाईले मेरो हार्दिक स्वागत र सत्कार गर्नुभयो, यसलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथियों, वैसे तो नेपाल से मेरा संपर्क पुराना रहा है और ज़्यादातर भारतीयों का रहता भी है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल की यह मेरी तीसरी यात्रा है। इससे यह स्पष्ट है
कि नेपाल के प्रति और भारत नेपाल संबंधों के प्रति मेरी और मेरी सरकार की प्रतिबद्धता कितनी गहरी है। और चाहे मैं प्रधानमंत्री के रूप में आया हूं या फिर एक सामान्य नागरिक के रूप में, नेपाल के लोगों ने मुझे हमेशा अपना माना है और परिवार के सदस्य की तरह मेरा स्वागत सत्कार किया है। इस अपनेपन के लिए, गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार और सम्मान के लिए मैं प्रधानमंत्री ओली जी का, उनकी सरकार का और नेपाल के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। नेपाल के साथ भारत के संबंध भी दो सरकारों के संबंध से भी कहीं ऊपर इसी प्रकार पारिवारिक है, मित्रतापूर्ण है और जन सामान्य के बीच आपसी मधुर और गहरे रिश्तों की मजबूत नींव पर खड़े हैं। फ्रेंड्स, मेरी यह नेपाल यात्रा एक ऐसे ऐतिहासिक समय में हो रही है जब नेपाल में फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल तीनों स्तर पर चुनावों का सफल आयोजन हो चुका है। नेपाल के इतिहास में यह कालखंड स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। नेपाल की जनता ने आर्थिक और सामाजिक प्रगति और परिवर्तन के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ओली जी के नेतृत्व और उनके विजन में अपना भरोसा जताया है। नेपाल के लोगों द्वारा संघीय लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क में राष्ट्र निर्माण और विकास यात्रा के फैसले का मैं पूरे हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक अखंड, समृद्ध और सशक्त नेपाल के लिए सभी नेपाली लोगों की आकांक्षा का भारत भरपूर समर्थन करता है। समावेशी विकास और आर्थिक समृद्धि के आपके प्रयासों की सफलता के लिए भारत के 125 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। फ्रेंड्स, पिछले महीने हमें भारत में प्रधानमंत्री ओली जी का स्वागत करने का अवसर मिला था। हमने दोनों देशों के विकास के लिए हमारे विजन पर काफी बातचीत की थी। आज यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ नेपाल की राजधानी में खड़ा हूं। पड़ोस में संपर्क और मित्रता के लिए भारत के विजन की झलक मेरी इस यात्रा में मिलती है, मैं अनुभव करता हूं। साथियों, भारत के लिए हमारा सबका साथ सबका विकास का विजन और नेपाल के लिए ओली जी का समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली का नारा एक दूसरे के साथ पूरक है। आज हमने एक बार फिर भारत और नेपाल की साझेदारी के सभी आयामों की समीक्षा की। लगभग 5 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री ओली जी भारत आए थे तो उन्होंने मुझसे कई विषयों का उल्लेख किया था। मुझे प्रसन्नता है कि इतने कम समय में दोनों देशों की टीम्स ने मिलकर सभी मुद्दों पर काम किया है और कई मुद्दों को तो सुलझा भी लिया है।
आज की हमारी बातचीत में मैंने इस प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री श्रीमान ओली जी को पूरे विस्तार से जानकारी दी। हमने कृषि, इनलैंड, वाटरवेज और रेलवेज में कई परिवर्तनकारी पहलों की शुरुआत की है। इससे दोनों देशों के लोगों और व्यवसायों की आपसी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मैं इनलैंड वाटरवेज में हमारे सहयोग को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं। नेपाल लैंड लॉक न रहे बल्कि लैंड लिंक्ड और वाटर लिंक्ड हो। हम प्रधानमंत्री ओली जी के इस विजन को साकार करने में हर संभव सहायता और प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे कृषि मंत्री शीघ्र ही मिलेंगे और कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और कृषि विकास में सहयोग के लिए रोड मैप तैयार करने पर काम करेंगे। रक्सौल और काठमांडू के बीच नए रेलवे लिंक के लिए सर्वे का काम शीघ्र ही शुरू होगा और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए हम शीघ्र ही ट्रीटी ऑफ ट्रेड का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू भी करेंगे। स्वास्थ्य सहयोग में हम एक नया कदम उठा रहे हैं। काठमांडू में स्थित भक्तपुर कैंसर अस्पताल में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए हम शीघ्र ही भारत में विकसित भाभाट्रॉन रेडियोथेरेपी मशीन इंस्टॉल करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। प्रधानमंत्री ओली जी के साथ मिलकर आज मुझे 900 मेगावाट की अरुण 3 विद्युत परियोजना की नींव रखने का सौभाग्य मिला। लगभग 6,000 करोड़ भारतीय रुपयों के निवेश की यह परियोजना नेपाल में होने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में एक है। नेपाल में रोजगार के अवसरों के साथ इस प्रोजेक्ट से नेपाल में आर्थिक और व्यावसायिक अवसर भी उत्पन्न होंगे। पंचेश्वर प्रोजेक्ट एवं हाइड्रो पावर, जल संसाधन और ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने सहयोग के अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी हम अपनी बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। हम दोनों इस बात पर भी सहमत है कि कनेक्टिविटी हमारे लोगों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। हम अनादि काल से हिमालय पर्वतमाला और नदियों आदि के माध्यम से जुड़े हुए हैं और अब हम रोड्स, रेलवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, ऑयल पाइपलाइन आदि के माध्यम से अपनी कनेक्टिविटी को और अधिक बल देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के मजबूत संबंधों में हमारा ओपन बॉर्डर एक विशेष भूमिका निभाता है। हम किसी भी अवांछनीय तत्व द्वारा इस ओपन बॉर्डर का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ओली जी और मैं हमारे द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।
ओपन बॉर्डर के साथ हमारे संबंधों की एक और विशेषता है हमारे गहन आध्यात्मिक संबंध। 2014 में जब मैं नेपाल आया था तो भगवान पशुपतिनाथ का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला था। आज सुबह मुझे जानकी मंदिर में माता सीता के दर्शन का सौभाग्य मिला और मैं आशा करता हूं कि कल सुबह मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ जी के प्रांगणों में उनकी प्रार्थना करने का भी सौभाग्य मुझे मिलेगा। हर साल मेरे जैसे लाखों भारतीय श्रद्धालु नेपाल आते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री ओली जी और मैंने भारत और नेपाल के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर रामायण और बौद्ध सर्किट के विकास पर भी आज चर्चा की। साथ ही हमने ठोस कदम भी उठाए हैं। फ्रेंड्स, पिछले महीने दिल्ली में और आज यहां काठमांडू में हमारी बातचीत में लिए गए निर्णयों से हमने भारत नेपाल संबंधों में एक नई ऊर्जा का, एक नए मोमेंटम का संचार किया है। आज जब मैं भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के बारे में सोचता हूं तो बहुत आशावादी विचारों के साथ सोचता हूं। इसी आशा, विश्वास, भरोसे और आपसी मित्रता की भावना के साथ मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री ओली जी का, उनकी सरकार का और नेपाल के लोगों का हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूं। भारत नेपाल मैत्री अमर रहोस। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister. This concludes the event. Thank you all for joining us this evening. Thank you.